अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू PRC 1 फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग रिवीजन क्लास। बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा। रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। जी बच्चों, आपको वेबसाइट पर जाना है मॉडल पेपर देखने के लिए। वेबसाइट पर कौन सी वेबसाइट पे जाएंगे? आई कैप की वेबसाइट पे जाएंगे, अपना लॉगिन लगाएंगे, स्टूडेंट लॉगिन होंगे, स्टूडेंट यहाँ से लॉगिन होंगे और फिर आप चले जाएंगे, आ जाओ भाई, स्टडी रिसोर्सेज में। यहाँ पे लॉगिन है, ये लॉगिन करेंगे और उसके बाद आप किस पे चले जाएंगे? मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? इसलिए कि मेरी मेंबरशिप वाला शायद ओपन हो गया हो। दो ओपन हो गए हैं। हाँ जी, ये मुझे लग रहा है मेरे मेंबरशिप वाला ओपन हो गया। कुछ ऐसे ही है। साइन आउट किधर से होना है इसमें? नहीं हो रहा जी। ये मेरे वाला आपका ना स्टूडेंट जो होगा ना उसके अंदर आएगा। स्टूडेंट लॉगिन में ऑनलाइन बुक्स, जेस्टिन आंसर, मार्किंग प्लान, एग्जामिनर कमेंट्स, ऑनलाइन पेमेंट, सर्टिफाइड बिजनेस अकाउंटेंट, आई के फॉरम्स, टू प्रोफाइल लेसन। हाँ जी, ये अभी नहीं करते, फिर बात इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। आप जाएंगे दूसरे ब्राउज़र के ज़रिए चेक कर लेंगे। ठीक है, स्टूडेंट में जाएंगे। यार ये स्टूडेंट में चला गया। इसमें स्टडी रिसोर्सेज में जाएंगे आप। स्टडी रिसोर्सेज के अंदर दो एजुकेशन स्कीम्स हैं। आपको पहले एजुकेशन स्कीम नंबर 2025 में जाना है। यहाँ पे स्टडी रिसोर्सेज को क्लिक करना है। यहाँ से आप PRC पे जाएंगे। यहाँ पर 3-4 चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक आ रहा है इसका स्टडी मटेरियल, स्कोप ऑफ स्टडीज़ आ रहा है। ये आपको लाजमी तौर पे पता होना चाहिए। सिलेबस, कि क्या सिलेबस क्या है, कैसे कैसे पेपर आना है। ये पता नहीं कौन सा स्टूडेंट मेरे लैपटॉप पे लगा कर गया है, समहाउ जो भी स्टूडेंट लगा कर गया है, ये आ गया। PRC 1 का सिलेबस है ये वाला। 4 तरीके से आपका पेपर आना है। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के 20 से 30 मार्क्स। एडजस्टमेंट इन द रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन 25 से 35 मार्क्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बनाना 20 से 30 मार्क्स। डेप्रीसिएशन और इन्वेंट्री के 15 से 25 मार्क्स। ये मोर और लेस आपको इस हिसाब से पेपर आ रहा होगा। मीन जो MCQs होंगे वो इस हिसाब से तकरीबन क्या होंगे, बाइफरकेटेड। थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। जो आपका पहला है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन 20 से 30 मार्क्स। इसमें कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं जी?
बुक कीपिंग अकाउंटिंग, यूजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्क्राइब बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स यानी कि चैप्टर नंबर 1 गालिबन, डिस्कस एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैपिटल, रेवेन्यू कॉन्सेप्ट्स, रूल, डेबिट, क्रेडिट, ये भी चैप्टर नंबर 1 ही है शायद। रिकॉर्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, चैप्टर नंबर 2, एंड बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्री, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड पर्पस ऑफ डिफरेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड बिजनेस पर्पजेज। इसके बाद कोई ट्रायल बैलेंस वगैरह वाला भी है चैप्टर, हाँ तीसरा है, उसके अंदर भी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज मौजूद है ना। तो ये पहले 3 चैप्टर्स कह लें, उनमें से कितने मार्क्स, 20 से 30 मार्क्स, डन। एंड एवरेज लगाएं तो 25 मार्क्स पहले 3 चैप्टर्स से। फिर आ जाएं एडजस्टमेंट इन द रिकॉर्डेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एडजस्टमेंट ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेट उसका चैप्टर, एक्रूल एंड रीपेमेंट्स का चैप्टर, और फिर एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ एरर ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इन द रिपोर्टिंग पीरियड, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला चैप्टर। तो इन 3 चैप्टर्स में से नहीं, चौथा भी है BRS का। फिर ट्रायल बैलेंस आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग रेक्टिफिकेशन एंड एडजस्टमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं उनमें भी एक क्या बनता है बाद में, ट्रायल बैलेंस बनता है। जस्ट ट्रायल बैलेंस बनाना रेक्टिफिकेशन करने के बाद, मींस एक पुराना ट्रायल बैलेंस है, एक दरमियान में एक वैल्यूज आती हैं एडजस्टमेंट्स की, और फिर रिवाइज ट्रायल बैलेंस। तो उसमें से इस सारे एरिया में से कितने मार्क्स, 25 से 35 मार्क्स, यानी कि 30 मार्क्स तकरीबन इन कौन कौन से चैप्टर में से, बैड एंड डाउटफुल डेट, एक्रूअल प्रीपेमेंट्स और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ऐसे ही समझ सकते हैं। बस ये 3 चैप्टर्स में से कितने मार्क्स, 25 से हाँ BRS भी 25 से 35, रफली 30 मार्क्स हर चैप्टर में से अगर आप लगाएं तो लगभग 8 मार्क्स हर चैप्टर में से हो जाएंगे, 7 से 8 मार्क्स। फिर तीसरा ग्रेड आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस का प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा सा एरिया, मींस चंद एक MCQs पार्टनरशिप के होंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनल अकाउंट बनाने वाला क्वेश्चन फुल फ्लैज। तो लगभग 20 मार्क्स का तो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन होगा, और कोई 2-3 MCQs पार्टनरशिप के हो सकते हैं, क्योंकि 20 से क्या है 30 मार्क्स पास में लग गए। फाइनल अकाउंट वाला सवाल फुल फ्लैज 20 मार्क्स ले गया, और ओवर एंड अबव 2-3-4 MCQs किसके होंगे, पार्टनरशिप के। अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन एंड इन्वेंट्रीज, बस ये दो ही चैप्टर आ जाएंगे, इनके 15 से 25 मार्क्स। इन्वेंट्री एंड रिकॉग्निशन एज एन एक्सपेंस, प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट रिकॉग्निशन। होप सो आपको इन चीज़ों की बातों की समझ थोड़ी थोड़ी सी लग गई होगी। ये पेज नंबर है 5, 6 और 7 कहते हैं, तो सारे ही मैं सिलेबस जो है ना वहाँ पे रख देता हूँ ड्राइव के ऊपर। किधर गया ये, यहाँ से हम यहाँ पर ले आते हैं सिलेबस, और इसको उठा के पेज नंबर कौन से शुरू कर दिया जाए, 5 से मेरा ख्याल है काफ़ी है, 5 से लेकर 14 तक जाएगा। फाइव टू 14। ये याद से मुझे क्लास के बाद याद करवा दीजिएगा। आई विल पुट ऑल दीज ऑन द ड्राइव। ठीक हो गया बच्चों, एक तो सिलेबस की बात आ गई, जो आपको पता होना चाहिए कि कौन से एरिया में से कितने कितने मार्क्स हैं। मींस सिलेक्टिव स्टडी की गुंजाइश निश्ता, सिलेक्टिव स्टडी नहीं पॉसिबल है। एक भी चैप्टर छोड़ेंगे फाइनल अकाउंट के अंदर उसका कोई ना कोई आंसर आ चुका होगा। नेक्स्ट कहानी
स्टडी रिसोर्सेस में आप जाएंगे, स्टडी मटेरियल पे जाएंगे, इसमें जाएंगे तो यहाँ पे बुक्स हैं। ये बुक्स तो हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, मॉडल पेपर, पीआरसी। पीआरसी दोबारा से क्लिक किया, ये मॉडल पेपर आ रहा है और तो कुछ नहीं आ रहा। मॉडल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ अकाउंट, कैफ, बाकी हाँ जी मॉडल पेपर। गाइडेंस ऑन न्यू एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर, एक गाइडेंस दी गई है। सॉफ्टवेयर भी क्या कर दिया उन्होंने, चेंज कर दिया। हाउ टू रन प्रैक्टिस टेस्ट, लिंक ऑफ पीआरसी मॉडल पेपर, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। लॉगिन करने के बाद लाइट ठीक है, पता नहीं, जाके चेक कर लें मजीद। अच्छा जी, तो यहाँ पर से कहीं ना कहीं पे आ जाना बच्चा। किधर गया मॉडल पेपर, AI कैप मॉडल पेपर प्रैक्टिस टेस्ट, ऑनलाइन बुक्स प्रैक्टिस टेस्ट जी, प्रैक्टिस टेस्ट पीआरसी। ये लिंक है, इसको क्लिक कर दें आप अपने लॉगिन, और जो दूसरी फाइल है उससे आपको पता चलेगा यूजर नेम और पासवर्ड, वो भी मैं अब आपको दिखा देता हूं। चलो भाई ओपन हो जाओ। ये आ गया जनाब, यूजर नेम और पासवर्ड यहां पे लगाना है। इसका यूजर नेम ढूंढना पड़ेगा, प्रैक्टिस टेस्ट पीआरसी, हाउ टू रन प्रैक्टिस टेस्ट। इस पीडीएफ को क्लिक करेंगे आप तो हमें यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। ये सारी डिटेल दी हुई है, ये उसने यूजर नेम और पासवर्ड दिए हुए हैं। हर सब्जेक्ट के हैं, हर सब्जेक्ट के मॉडल पेपर को यहां से सॉल्व करें आप लोग। क्या है जी, डेमो अंडरस्कोर FOA, पासवर्ड AB123 ABC $, डेमो अंडरस्कोर FOA, किधर गया, ये आ गया, डेमो अंडरस्कोर FOA, पासवर्ड क्या था 123 ABC $, लॉगिन। ये लोड होगा, उसके बाद आपके पास सामने MCQs आ जाएंगे। प्रैक्टिस फ्रॉम दिस मॉडल पेपर आल्सो, पहले से यूज टू होना है, दोनों डॉक्यूमेंट्स को पहले से पढ़ लेना है आपने। ठीक, आप पहले से यूज टू होंगे तो मीन्स वहां पर जाकर आपको दोबारा से वो यूज टू नहीं होना पड़ेगा, मैं कहाँ पर क्या काम करना है। जो मुश्किलात होंगी वो पहले से ही आपने डील कर ली होंगी। अभी बहुत दिन पड़े हैं, एक दिन बैठे तो 3-4 घंटे तमाम मॉडल पेपर्स के ऊपर लगाएं जो जो सब्जेक्ट्स आप कर रहे हैं। वैसे तो 5 नज़र आ रहे थे, 5 हैं तो नहीं सब्जेक्ट हमारे, कौन कौन से हैं, 3 हैं। यहाँ पे इतने ज़्यादा क्यों नज़र आ रहे थे, पता है क्यों नज़र आ रहे थे, इकोनॉमिक्स के 2 हिस्से थे, क्या बिजनेस का और इकोनॉमिक्स के 2 हिस्से अलग-अलग नज़र आ रहे थे। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स पास कर लिया, बिजनेस पास नहीं किया, तो उन्होंने हाफ पेपर देना है। जिसने बिजनेस पास कर लिया, इकोनॉमिक्स पास नहीं किया, उसने इकोनॉमिक्स का हाफ पेपर देना है। तो इस वजह से वो सेपरेट अलग-अलग नज़र आ रहे हैं। चलो भाई चल पड़ो अब।
मैं तस्वीर दिखा दूँ ताकि इन बच्चों को। अच्छा चलें, बहरहाल ये थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा, हम वापस चलते हैं। ऑनलाइन बुक्स प्रैक्टिस टेस्ट PRC, अब आई थिंक सो आपके लॉगिन पे न्यू ही आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? रिजल्ट कार्ड, पासिंग लेटर, अदर लेटर्स, ऑनलाइन बुक्स, PRC कैफ, मोड पेपर ऑफ SCS, एनरोलमेंट। ठीक है जी। तो ये 2 PDF ये आपने देखने हैं और ये देखना है। अब इन्होंने ये, अगर आप मॉडल पेपर ऑन हो जाता है, इन्होंने जो फाइनल अकाउंट का है वो मॉडल पेपर शेयर नहीं किया हुआ। किया? हाँ, मोबाइल पे शो हो रहा है, ओपन करें इसमें। इसी को ही ओपन किया, यहाँ से ओपन किया। चलें, गुड हो गया। जब ये ओपन हो जाता है फिर तो इसी मोजा लग जानी है जी फिर तो। चलो भाई, हो जाओगा ओपन। शायद कंटिन्यू दबाना था इसको। दिखाना भाई किधर मॉडल पेपर शो हो रहा है। हाँ। जो MCQs हैं, मॉडल पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, जो किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। दिखाओ भाई, दिखाओ। इधर देख, दिखाना। 1/40, 1/40 में बस फिर तो मौजा लगी हैं, फिर तो होने खुलेगा इंशाल्लाह। ये आ गया जी। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट इज 2 hours. All questions are compulsory. Each question carry 2 marks. There is no negative marking. The requirement of each question should be read carefully. Your answers are saved automatically when you navigate between questions. You may also click save, next or back to ensure your answer is saved. You are not allowed to open or use any other application or website during the exam. A calculator is available within the exam software. You may use an external calculator only if it is included in the list of permissible calculator issued by ICAP. A sheet will be provided for the rough work. You must submit this rough work sheet to the invigilator after completing your exams. No additional sheet will be provided. A notepad is also present within the exam software for rough work. Any working made on the rough worksheet or in the notepad will not be considered for marking. Discussion with any other student during the exam is strictly prohibited. If you have any confusion or queries, please contact the nearest invigilator or center supervisor. अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो आपने ये काम करना है। अब मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा? हाँ, शफल हो सकता है, किसी को पहले पे, किसी को दूसरे पे, किसी को तीसरे पे। हर दफा आप ओपन करेंगे शायद डिफरेंट MCQ शो होगा आपको, तो बार बार आप इसको डील करें। अब हम फिर नेक्स्ट टेस्ट करके ढूंढते हैं। फिर ये आ गया जनाब, गुड हो गया जी। अब जो सवाल सामने आया, मैंने ये वाला अब करवाना है आपको, और मैं ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूं। यहां वाला, पिछले वाला मुझे पता था। लेट्स चेक इट आउट, क्या क्या कुछ है। लुक एट इट, कितना बेहतरीन काम कर दिया उसने। पहले ये भी नजर नहीं आता होता था, पुराना सॉफ्टवेयर देखें तो क्या लिखा हुआ है? सिलेक्ट रेवेन्यू, सिलेक्ट कॉस्ट ऑफ कितने मार्क्स? 2। ग्रॉस प्रॉफिट खुद कैलकुलेट करना होगा। यहां पे कोई मार्क्स नहीं लिखा हुआ, मींस इसका मार्क्स कोई नहीं है। सेलिंग एक्सपेंसेस का 1 मार्क्स, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का 1 मार्क्स, एडमिन एक्सपेंसेस का
1 मार्क्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट खुद कैलकुलेट करना होगा। अदर इनकम का 1 मार्क्स, फाइनेंशियल चार्जेस का 1 मार्क्स, नेट प्रॉफिट खुद कैलकुलेट करना है। पीपीई 1 मार्क्स, इन्वेंट्री 1 मार्क्स, ट्रेड रिसीवेबल 1 मार्क्स, एडवांस 1 मार्क्स, प्रीपेमेंट 1 मार्क्स, कैश एंड बैंक 1 मार्क्स, टोटल करंट एसेट्स। इक्विटी में कैपिटल खुद लिखा हुआ है, लिखना है आपने। नेट प्रॉफिट ऊपर जो कैलकुलेट करेंगे वो खुद लिखना है। ट्रांसफर हो रहा है, ड्राइंग्स का 1 मार्क्स, लॉन्ग टर्म लोन का 1 मार्क्स, ट्रेड एंड अदर पेबल का 1 मार्क्स, शॉर्ट टर्म लोन 1 मार्क्स, इंटरेस्ट पेबल 1 मार्क्स, बैंक ओडी 1 मार्क्स, टोटल करंट लायबिलिटी और टोटल इक्विटी। जरा ये जरा कैलकुलेट करना कितने कितने बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। समझ लग गई जी। अब हमने यही वाला सवाल क्या करना है, सॉल्व करना है। डन। और देखेंगे कि कितना आसान है। जो आप जिसे कहते हैं ना हवा बन रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा, कितना मुश्किल पेपर होगा, तो ये कितना आसान पेपर है ये देखिएगा अभी। सबसे पहले हमने एक दफा अगर रेवेन्यू को ओपन करके देखें तो क्या क्या कुछ लिखा हुआ है। 181,100 जो आप पहले लिखते होते हो ट्रायल बैलेंस की अमाउंट, वो पहले से लिखी हुई है। या 1300 प्लस हो रहा है या 1300, इसका मतलब सिर्फ एक एडजस्टमेंट है जो इसको डील कर रही है। बात में लगी? कोई एक एडजस्टमेंट है जो इसको डील कर रही है। सेलिंग एक्सपेंसेस पे चले जाएंगे, कॉस्ट ऑफ सेल में ज्यादा चीजें होंगी। क्यों भला? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस परचेज रिटर्न माइनस डिस्काउंट रिसीव माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये सारी चीजें इसके अंदर फाल करती हैं। इसीलिए इसके मार्क्स भी कितने हैं? 2। बाकी सब लाइन आइटम से कितने मार्क्स? 1 मार्क्स। पहला सॉफ्टवेयर जो था वो इतनी डिटेल नहीं बता रहा था कि इस लाइन आइटम के कितने मार्क्स। सवाल यही था जो मॉडल पेपर में। अब इस सॉफ्टवेयर में मजीद क्लैरिफिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ? यू कैन टेक इजीली 12-13 मार्क्स जस्ट बाय सिलेक्टिंग द राइट ऑप्शन। आपको मार्क्स मिल जाएंगे। कोई ट्रायल बैलेंस पहले से जो आप रूटीन में लिखते हैं ऐसे ही सीख रहे हैं ना? पहले ट्रायल बैलेंस लिखो, फिर एडजस्टमेंट्स को प्लस माइनस कर रहे होंगे, और ये भी हो सकता है कोई टी काउंट भी बना रहे हो समटाइम्स। तो वो तो करना ही नहीं हमने, आधा काम तो हो चुका हुआ है। मतलब क्या हुआ? सीधा जाना है, एडजस्टमेंट्स पढ़नी है। और एडजस्टमेंट भी कौन सी पढ़नी है? आसान तरीन एडजस्टमेंट पढ़नी है। क्या करनी है? आसान तरीन एडजस्टमेंट पढ़कर आपने आगे चलना है। कौन सी आसान तरीन एडजस्टमेंट होती हैं? एक्रूवल एंड प्रीपेमेंट्स की एडजस्टमेंट आसान तरीन होती हैं। कल भी हमने कुछ की, 1-2 की। अब आपने इस सवाल को मैं इनलार्ज करूंगा, देखना है सबसे आसान तरीन एडजस्टमेंट कौन सी है। नॉर्मली इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट सबसे लेंथी होती है, एक चीज। दूसरी चीज, इन्वेंट्री रिलेट कर रही होती है कॉस्ट ऑफ सेल से भी। अब 2 मार्क्स हैं, 2 मार्क्स के लिए खपते रहे या पहले आसान काम कर देना चाहिए? आसान काम करके मार्क्स अचीव कर लेने चाहिए। इस क्वेश्चन में से आराम से 12, 14, 15 मार्क्स आराम से लिए जा सकते हैं। कितने मार्क्स? 12, 14, 15। 50% पासिंग के लिए चाहिए। 20 में से अगर आपके 14 मार्क्स आ गए, बताएं कितने बाकी चाहिए? 36 पास करने के लिए। 36 का मतलब कितने एमसीक्यू ठीक होने चाहिए? सिर्फ 18 एमसीक्यू ठीक होने चाहिए। जो स्टूडेंट फेल होते हैं ना, वो इससे डरते हैं। वो इससे डरते हैं और इसको पहले से सीख के नहीं जाते हैं, और उसी पुराने वे आउट के अंदर लगे रहते हैं। बिल्कुल ठीक सीखा हुआ है। ये सारा का सारा काम जो सीखा है, ये आगे एफएआर के अंदर काम आना है। एफएआर में भी फाइनल काउंट मौजूद है, ठीक है?
निकाल दिया हुआ था, दोबारा से एडअप कर दिया, सारा काम बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहां पे राइट करके लिखना है, बिल्कुल ठीक सीखा हुआ है। ये नहीं है कि ये टीचर ने गलत सिखाया, मैं होता तो मैं भी शायद यही चीज सिखा रहा होता पहले, फिर मैं इसके ऊपर लेकर आता कि सीखा हुआ काम है। अब देखो ये हो रहा है, अब कहानी क्या है, बात क्लियर। अब आसान तरीन एडजस्टमेंट मैंने कौन सी बोली, एक्रूअल प्रीपेमेंट्स की होती है, ठीक। तो हम एनलार्ज करते हैं इसको, आप इसको नेविगेट भी कर सकते हैं, इसको यहां से लेकर जाएं, माउस से पकड़ें और इसको थोड़ा सा ऐसे कर दें, ठीक है। इट्स अप टू यू, ये आंखें फाड़ फाड़ के लाजमी नहीं है, यहां पर कहीं पर वो भी बना होगा, मैग्नीफायर टाइप चीज भी शायद होगी। थैंक यू जनाब। अच्छा जी, चलें, कहीं पर आपको एक्रूअल प्रीपेमेंट्स की एडजस्टमेंट नजर आ रही हो, सेकंड नंबर पढ़ें जनाब, इसकी एंट्री बनानी है और ये देखना है किससे रिलेट कर रही है ये। प्रीपेमेंट इंक्लूड्स, मसला कहां पे है, का मसला कहां पे है, प्रीपेमेंट। इसका मतलब है आउट कहां से होगा, प्रीपेमेंट में से पक्का हो गया माइनस होना है। क्या अमाउंट माइनस होनी है, ये देखने वाली बात है, पास में लग गई। प्रीपेमेंट में से माइनस होगी, प्रीपेमेंट की नेचर डेबिट है, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा एंट्री कौन सी पढ़ी आपने, प्रीपेड डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। अब प्रीपेमेंट में से माइनस हो रहा है तो इसका मतलब डेबिट क्या होगा, एक्सपेंस। दूसरी एडजस्टमेंट ये भी पढ़ी, एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेमेंट क्रेडिट। ज्यादा चांसेस इस एंट्री के हैं, कौन सा एक्सपेंस ये भी पता चल जाएगा। प्रीपेमेंट इंक्लूड्स फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 3 लाख पेड फॉर द ओनर्स प्रेमिसेस, एक ही हो गया, ये क्या हो गई, ड्राइंग्स हो गई। ड्राइंग्स में कोई उसका टाइमलाइन की कोई कहानी देखनी नहीं होती है। द एनुअल पॉलिसी इज वैलिड अप टू 31 मार्च 2022। क्या एंट्री बन रही है, ड्राइंग्स डेबिट प्रीपेमेंट क्रेडिट। इसका मतलब है 2 लाइन आइटम्स आपकी ठीक हो रही हैं, एक एडजस्टमेंट करने से कितने मार्क्स हासिल होंगे, 2। और आसान तरीन, जाओ जाके प्रीपेमेंट में से माइनस करना है, कितना माइनस करना है, 3 लाख रुपीज, 1000 में मींस 300 माइनस होगा, किसमें से, प्रीपेमेंट में से। और ड्राइंग्स में क्या होगा, एड अप होगा। लो जनाब, आप यहां पर जाएंगे अपने सॉफ्टवेयर पे और यार चला जा, तेरी मेहरबानी, मस्तियों पे लग गया, ये बुरा बना गया। अब भी नहीं हुआ, ये यहां पे हो रहा है हमारा। अच्छा, एक और चीज नजर आई है, डेमो अंडरस्कोर FOA लिखा हुआ आ रहा है इसमें। इसका मतलब है शायद आपका भी आईडी जो होगा वो जब आप कर रहे होंगे तो वो भी लिखा हुआ आ रहा होगा। या तेरी मेहरबानी, मैनू पढ़ा लैन दियो। हाँ हो गया जी, हो गया। ड्राइंग्स नहीं, कहाँ पे जाना था हमने, प्रीपेमेंट। पहले प्रीपेमेंट में से आउट कर देते हैं, वाह जी वाह। नाउ लेट मी नो विच ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड वाली, ये वाली नहीं, ऐसे नहीं, इधर से। कितने मार्क्स आ गए, इज इट इजी और डिफिकल्ट, इजी, वेरी इजी। फाइनल काउंट तो मैं कहता हूं सबसे पहले कर देना चाहिए यार, ये तो सबसे आसान तरीन चीज है। मींस इसमें से 10-12 मार्क्स लेके सेव कर दो और आगे चले जाओ, बाकी सवाल सॉल्व कर लो और फिर वापस इसके ऊपर आओ और इसको बाकी का सॉल्व कर लो। आसान तरीन एडजस्टमेंट, हर मार्क्स लहदा मिलने हैं। उन 2-3 लाइंस के तो मार्क्स हैं ही नहीं जो मैनुअल लिखनी है। क्लियर? तो जो उनसे पूरा पेपर में आसान तरीन काम है वो पहले करना है। सबसे पहली कहानी तो ये है। अच्छा,
दूसरा एरिया क्या था? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स पे जाते हैं। ड्राइंग्स शायद मैनुअली लिखनी होंगी, नहीं सिलेक्ट करनी है। बताएं जनाब कौन सी ऑप्शन? ड्राइंग्स में क्या होना है? एड अप होना है ना। डेबिट, ड्राइंग्स की नेचर डेबिट है, डेबिट में डेबिट ऐड होता है। ये ले जनाब, कितने मार्क्स मिल गए? 2 मार्क्स हो गए। एक एडजस्टमेंट की 2 मार्क्स आपके। जनाब नेक्स्ट, अब ये ना तंग करे, ये यहां पर कुछ बना हुआ है। अच्छा, ये ऊपर करने के लिए बना हुआ है। यहां पर भी ये देखें, आप लोगों के लिए वो बना हुआ है। एग्जाम में आप प्लस माइनस कर सकते हैं इस बटन के जरिए, ठीक है। ये नहीं है कि जी आप सिर्फ यहां पर पढ़ सकते हैं। मैंने वो वाला क्या नाम है, मेरा लैपटॉप टच स्क्रीन है तो मैंने आराम से कर लिया, ऐसा नहीं है जी। नेक्स्ट एंट्री, आसान तरीन एडजस्टमेंट ढूंढनी है। आसान तरीन एडजस्टमेंट, डेप्रीसिएशन को एंड पर रखें। नंबर 1 है डेप्रीसिएशन, नंबर 2 एक्रू, नंबर 2 डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इन 2 एडजस्टमेंट्स को क्या रखें? एंड पर रखें। रीजन, डेटर में एडजस्टमेंट आ सकती है, रिसीवेबल में एडजस्टमेंट आ सकती है, वो होगी तो उसके बाद प्रोविजन ठीक कैलकुलेट होगी, ठीक है। डेप्रीसिएशन, पीपीई के अंदर हो सकता है कोई ना कोई एडजस्टमेंट हो, उसके बाद क्या हो? डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट ठीक कैलकुलेट होगी। और दूसरा आसान तरीन काम, जिसके ऊपर टाइम ज्यादा लगना है वो क्या रखना है? एंड पे। जिस पे टाइम कम लगना है और मार्क्स इजीली अचीवेबल है वो पहले करना है। जी अगली कहानी, जो लोन की एडजस्टमेंट होगी 4 मार्क्स देगी। कितने मार्क्स? लोन की एडजस्टमेंट कितने मार्क्स दे देगी? मोस्ट प्रोबेबली 4। कौन कौन से? एक लोन, एक उसका करंट पोर्शन। करंट पोर्शन का पता ना, करंट में जितनी उसकी आ रही है अगर वो किस्तों पे है। इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेएबल। एक एडजस्टमेंट कितने मार्क्स दे रही होगी? 4। होगी भी छोटी सी एडजस्टमेंट। लेट्स डू इट। लोन वाज एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 21 एंड द एंटायर प्रिंसिपल अलॉन्ग विद इंटरेस्ट रीपेबल ऑन 30 नवंबर 2022। जी बताएं, लोन देखें जाके। लोन क्या है जी? कब लिया? हमारा ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर। एंटायर प्रिंसिपल अलॉन्ग विद इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 नवंबर 22, अगले साल में। सारे का सारा लोन करंट होगा, नॉन करंट होगा? कैसे? हमारा ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर 21। सारी पेमेंट कब करनी है? 30 नवंबर, अगले साल में करनी है। इसका मतलब है सारे का सारा लोन कौन सा होगा? करंट होगा, नॉन करंट नहीं। नॉन करंट होता है आपका साल एंड हुआ, 1 साल गुजर गया, उससे अगले साल में पेमेंट होनी है, इसको कहते हैं नॉन करंट। हमारा ईयर एंड है, फर्ज करें 31 दिसंबर 25, तो 31 दिसंबर 26 तक जोन सी भी पेमेंट होगी वो क्या कहलाएगी? करंट। और 1 जनवरी 27 से ऑनवर्ड जितनी भी पेमेंट्स होंगी वो क्या होंगी? नॉन करंट। तो अब हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 21, 31 दिसंबर 22 तक जो भी पेमेंट होगी वो क्या होगी? करंट, और उससे ऑनवर्ड नॉन करंट। तो ये तो 30 नवंबर को पेमेंट होनी है विद इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट भी बाद में होगा। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे साल का इंटरेस्ट हमने लिखना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। कब लिया हमने? जुलाई में। जुलाई से लेकर दिसंबर तक कितने मंथ्स? 6। फार्मूला इंटरेस्ट का I इज इक्वल टू PRT या PRN, जैसे भी आपने पढ़ा, पता नहीं कैसे पढ़ा। कैसे पढ़ा भाई? PRN पढ़ा, चलें PRN पढ़े या PRT पढ़े या एक कर ले। लोन कितना है? 17,500। इंटरेस्ट निकाल लें।
2006 महीने का या साल का? गलत बता दिया आपने। और ये ऑप्शन नजर आ रही होगी 1225। गौर से देखना है। एक बच्चे ने 2030 बोला, एक ने 1225 सही कैलकुलेट किया कि यहां पर दोनों ऑप्शन नजर आएंगी इंशाल्लाह। जिसने जो सा लिख दिया वो सही हो जाएगा। अब हमने दो एडजस्टमेंट करनी है। एक लोन कहां पर प्रेजेंट करना है, नॉन करंट में कितना, करंट में कितना। टोटल लोन कितना है 17,500। अब जाएंगे हम लोन पे। लोन 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 आज अभी लॉन्ग टर्म लोन कितना आएगा जी? लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म 0 और 17,500 0 आएगा लॉन्ग टर्म। नॉन करंट में 0। अभी तो फाइनल फैसला किया है कि जी करंट है सारा, नहीं फैसला किया तो यहां पे क्या आएगा? 0 आएगा। कितने मार्क्स आ गए? 1 मार्क्स। जस्ट ये सेलेक्ट करने का। आगे चले। शॉर्ट टर्म लोन कहीं पे नजर आ रहा हो? जब आ रहा है जी, कितना? वही वाली ऑप्शंस आ रही हैं, कोई नई चीज नहीं उसने उठा के दरमियान में से उठा के लिख दिया है कि जी कोई और आ जाए। कितने मार्क्स आ गए? 2। अब क्या जाने? इंटरेस्ट के ऊपर। और इंटरेस्ट पेएबल एंट्री क्या बनती है? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल। पेएबल कितना होना चाहिए? 1200। साल का कितना है? 2450। हमने कितना लेना है? 6 मार्क। जो साल का कैलकुलेट करेगा उसको भी आंसर मिलेगा, जो हाफ ईयर का कैलकुलेट करेगा उसको भी आंसर मिलेगा। तो बस ध्यान से करना है। कितने मार्क्स आ गए? 3। और अब कौन से पे जाना है? इंटरेस्ट एक्सपेंस पे जाना है। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस कहां पे लिखते हैं? फाइनेंशियल चार्जेस में। फाइनेंशियल चार्जेस में एक ऑप्शन आ रही होगी उसकी ओरिजिनल ट्रायल बैलेंस की, ये कितना है, और साथ उसमें एड अप होगा 1225। अब देखना यह है कि जी ट्रायल बैलेंस में कुछ वैल्यू आ रही है फाइनेंशियल चार्जेस की। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंशियल चार्जेस में लिखा जाएगा ना, बोले तो इसका मतलब है 450 ट्रायल बैलेंस से आएगा और 1225 हमारा होगा। यहां पे 2 ऑप्शंस आ रही हैं, यहां पे भी 2 ऑप्शंस हैं। जो साल का कैलकुलेट करेगा उसे भी मिलेगा, 6 महीने का कैलकुलेट कर रहा है उसे भी मिलेगा। खाली 17,500 भी यहां पे लिखा हुआ है लोन से रेलेवेंट, 1225 खाली इंटरेस्ट भी लिखा हुआ है, खाली 450 भी लिखा हुआ है, खाली 2450 भी लिखा हुआ है। ध्यान से बस देखना है कौन सी ऑप्शन। यूं ही ये सिलेक्ट हुई, कितने मार्क्स हो गए? एक एडजस्टमेंट से 4 मार्क्स। अभी सिर्फ कितनी एडजस्टमेंट की है? 2 मार्क्स कितने हो चुके हैं? 6। आगे बढ़े। इन्वेंट्री नहीं की, दूसरी एडजस्टमेंट कर ली, तीसरी नहीं की, एक अब कौन सी कर ली कौन सी नहीं की उसका प्रॉब्लम। रफ पेज मिला होगा, मिला होगा। जो सी एडजस्टमेंट करते जा रहे हो उसको क्या करो, वो वाली एडजस्टमेंट लिख लो। नहीं अब टिक तो कर नहीं सकते, यहां पे कोई ऑप्शन नहीं है। बुक के ऊपर ऑप्शन होती है, ये हो गई ये होगी ये होगी, वहां पे ऑप्शन नहीं है, तो वहां के हिसाब से क्या करोगे, वो वाली एडजस्टमेंट लिख लोगे। लिखो कौन कौन सी कर ली है। 2 कर ली और 4 कर ली। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जी आपने रोमन में लिखना है या आपने नॉर्मल अंदाज से लिखना है। जस्ट करते हुए क्या लिखना है, 2 4 ये कर ली है। अब आपको पता होगा बाकी कौन सी करनी है। कौन सी करनी है जी? अब आपने बताना है। 1 तो अभी हम नहीं कर रहे ना, ये तो दिखने में लेंथी लग रही है। कैश एंड बैंक बैलेंस इंक्लूड, ये सबसे टेक्निकल एडजस्टमेंट है, दिखने में शॉर्ट लग रही है। क्या है? सबसे टेक्निकल है। मैं चूंकि पता नहीं कितनी दफा सवाल करवा चुका हूं, दिखने में आसान है क्या? मुश्किल, लेकिन करवानी है। अब आपने सिलेक्ट किया है सर ये बात, ये आसान तो नहीं है।
और जनरली ये बहुत आसान है, जनरली ये एडजस्टमेंट बहुत आसान है, लेकिन पेपर का एक अंदाज मुझे सिखाना है। मैंने तरतीबवार काम नहीं करवाना। पेपर हर दफा पेपर, एफएआर की अपनी साइंस है, एमए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अपनी साइंस है, हर पेपर की अपनी अपनी साइंस है, उसके मुताबिक पढ़ाना है, उसके मुताबिक सिखाना है। दिस इज द ट्रिक, दिस इज हाउ स्टूडेंट्स पास इजीली। यहां की ट्रिक यहां के हिसाब से। फाइनल अकाउंट आसान तरीन सवाल, जिसको आपने क्या बनाया हुआ था थोड़ी देर पहले तक, यार पता नहीं क्या चीज है, कितना बला है। ये बला बिल्कुल भी नहीं है। कैश एंड बैंक बैलेंस इंक्लूड बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 1490। आधी चीज पता चल रही है। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 1490, ये चीज तो पता चल रही है। हाफ एडजस्टमेंट इसकी बहुत आसान है। हाफ एडजस्टमेंट थोड़ी सी टेक्निकल है, वो समझाना पड़ेगी मुझे। इंक्लूड का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम। यहां से नॉर्मली क्या करना है, गेट आउट करने वाली कहानी है, ठीक है। ये बताओ कैश की नेचर क्या है, डेबिट। और ओडी की नेचर, ओवरड्राफ्ट की नेचर क्रेडिट है। क्या है, क्रेडिट है। अच्छा, डेबिट और क्रेडिट इकट्ठा इंक्लूड कर दूं तो क्या नॉक ऑफ हो जाएगा। 10,000 लिखें, 10,000 फर्ज करते हैं, कैश 10,000 है, फर्ज करते हैं कैश 10, फर्ज करवा रहा हूं, इसमें से माइनस कर दो 1490। अब क्या आंसर आया, अब क्या इस 10 जो भी लिखा हुआ है क्या आया, 8,510। 8,510 में क्या बैंक ओवरडी शामिल है, शामिल है, इंक्लूड है, क्या है, इंक्लूड है। अब इसी को रीअरेंज करो, 8,510 में 1490 दूसरी साइड पे लेके जाओ तो जमा होगा या माइनस होगा, क्या होगा, प्लस होगा। बस ये लॉजिक समझानी थी। जब भी एक डेबिट और एक क्रेडिट आ जाए और उसमें लिखा हो इंक्लूड है, इसका मतलब एडजस्टमेंट करते हुए ओरिजिनल कैश कितना है 10,000, ओरिजिनल कैश कितना है 10,000, और ट्रायल बैलेंस में नेट ऑफ करके बता दिया हुआ है वो क्या है, से 8,510। अब ठीक करने के लिए माइनस नहीं करोगे, क्या करोगे, प्लस करोगे। बस ये समझाना था, ये टेक्निकलिटी है इसमें। पूरी एडजस्टमेंट में जो टेक्निकलिटी है, नॉर्मली इंक्लूड का मतलब क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। इन रूटीन इंक्लूड का मतलब क्या है, माइनस कर दो, यहां से माइनस होना है। तो अगर सिर्फ उसी अंदाज पे चले तो आपने जो भी कैश लिखा होगा उसमें से भी मजीद क्या कर देना है, माइनस कर देना है। हाफ एडजस्टमेंट ठीक हो जाएगी, हाफ गलत हो जाएगी। तो अगर कभी भी कैश डेबिट, ओडी क्रेडिट, और अगर कहीं पर ओडी मेंशन हो और उसमें लिखा हो बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्लूड कैश इतना, तो भी क्या करना पड़ेगा, एक नेचर क्रेडिट है, एक नेचर डेबिट है, ठीक है। तो भी क्या करोगे, प्लस करके आंसर आएगा, ठीक है। तो अब 2 लाइन आइटम्स हो रही हैं हमारी हिट। बैंक ओवरड्राफ्ट तो सीधा सीधा सा पता चल रहा है, इधर गया बैंक ओवरड्राफ्ट, ऊपर चला गया, कभी तुम कहते उत्ते चले जाओ, कभी कहते थले चले जाओ, कहानी की चलती पई है यार। बैंक ओवरड्राफ्ट बताएं जी, ये लाइन आइटम में से तो कोई मसला नहीं है, 1490 है, उसने लिखा हुआ है 1490 है, तो इतना 1490 लिखना है, ये तो मार्क्स मिल गया। अब दूसरा क्या है, कैश, कैश एंड बैंक। अब कौन सी लाइन आइटम ठीक होगी, सेकंड वाला ठीक होगा, थर्ड वाला ठीक नहीं होगा, माइनस नहीं करना। लॉजिक समझ लग गई हुई है। तो जब कभी भी डेबिट एंड क्रेडिट इकट्ठा हो जाए एक ही एडजस्टमेंट में, इंक्लूड दूसरी ऑपोजिट चीज मौजूद हो, डेबिट में क्रेडिट इंक्लूड किया गया हो या क्रेडिट में
डेबिट इंक्लूड किया गया हो तो तब क्या करना है, तब उसमें से जिसमें से आउट करना था आपको, माइनस करना था, उसमें माइनस नहीं करना, क्या करना है, प्लस करना। बस इतने से याद रखना है आपने, ठीक है। आसान एडजस्टमेंट, मैंने कहा था जनरली ये टेक्निकल है तो उसकी बस इतनी सी टेक्निकलिटी थी, तो ये वाली एडजस्टमेंट ठीक होगी। 7040 आ जाएगा। 7040 में से 1490 माइनस करके 5550 था। कितनी लाइन आइटम्स हो गई, 2 और हो गई। इनके मार्क्स कितने हो गए, 8 मार्क्स हो गए। 6 जमा 2, एडजस्टमेंट कितनी की है, 3 एडजस्टमेंट के कितने मार्क्स आ चुके हुए, 8। लोन की को डील करते हैं तो नॉर्मली 4 मार्क्स अचीव होते हैं, 2 इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पेएबल के और 2 लोन के। नेक्स्ट, अब लिखो कौन सी एडजस्टमेंट की है, 2, 4 और उसके बाद, अच्छा 2, 5, 7। अब कौन सी करनी है जी, कौन कौन सी बच गई, 3। यार तुम लोगों ने, मैंने तुम लोगों को कहा था एक्रूअल प्रीपेमेंट आसान नहीं होती है, ये क्यों नहीं करवाई। एक्रूअल प्रीपेमेंट नहीं है, बोलो। एडवांसेस रिप्रेजेंट्स 3 मंथ एडवांस सैलरी टेकन बाय अ सेल्समैन ऑन 1 नवंबर। ये बताओ एडवांस में कितने, क्या सैलरी पड़ी हुई है, 3 महीने की। 2 महीने तो गुजर गए हुए हैं, क्या है, 2 महीने तो गुजर गए हुए हैं। एडवांस रिप्रेजेंट्स का मतलब क्या है, एडवांस में बस यही सारी शामिल है और कोई इसके अलावा एडवांस नहीं है। एडवांस रिप्रेजेंट्स 3 मंथ सैलरी है टेकन बाय सेल्समैन ऑन 1 नवंबर 21। तो इसका मतलब है नवंबर और दिसंबर 2 महीने की सैलरी कहां पे जानी चाहिए, एक्सपेंस में। कहां पे जानी चाहिए, और 2 महीने की सैलरी एडवांस में से क्या हो जानी चाहिए, माइनस हो जानी। पास में लगी सैलरी एक्सपेंस डेबिट और एडवांस क्रेडिट, ये एंट्री बन जाएगी। तो आओ जनाब हम देखते हैं एडवांस है कितना, 240 तकसीम 3, 8 3 24, 80 80, 160 की एडजस्टमेंट होगी। 160 है, एडवांस में से क्या कर दो, माइनस। अब एडवांस की नेचर भी डेबिट है, एक्सपेंस की नेचर भी, इसलिए एक जगह पे माइनस, एक जगह पर प्लस। एडवांस में से माइनस कर देंगे और सैलरी एक्सपेंस, कौन से सैलरी एक्सपेंस में ऐड होगा ये बताएंगे, एडमिन में, किस में, जरा गौर से पढ़ना है, गौर से पढ़ना है, दोबारा से पढ़ के मुझे बताना है, ऐसे नहीं, एडमिन सैलरी ऐसे नहीं, पढ़ के बताना है कहां पे जाना चाहिए। किस बंदे की सैलरी है, सेल्समैन, कहां पे जाएगी, सेलिंग में। अब समझ लग गई, कॉन्फिडेंट होके, ये नहीं एडमिन सेलिंग, ये नहीं, कॉन्फिडेंट होके क्या चीज करनी है, गौर से पढ़ना है, देखना है कहां पर लेकर जाना है इसको। एडवांस में से आउट होना है, हाफ मार्क्स तो पक्का है। और एक और मजे की बात अभी आपको दिखाने लगा हूं मैं, एडमिन में जाकर जरा चेक करें कहीं पर 160 आ रहा है, एडमिन में आपको 160 मिलना ही नहीं है। इसका मतलब आप गलती करने भी जा रहे हैं तो ये गलती नहीं करने देगा आपको, इतना इजी काम है। रूटीन में गलती हो सकती है, पेपर जो इससे अगले लेवल पर एफएआर में यही आप फाइनल काउंट कर रहे होते हैं या जैसे पेज पे करते हैं वहां पर गलती हो सकती थी, सॉफ्टवेयर में गलती भी नहीं करने दे रहा, वो करने दे रहा, एडमिन में तो उससे 160 नजर ही नहीं आया, इसका मतलब कहीं और 160 होगा। अब आप सही जगह पर ही जाकर इसको ठीक करेंगे, यार यहां पे तो 160 है ही नहीं, ठीक, इसमें किसी और कोई और एडजस्टमेंट होगी। अब आते हैं हम किसमें, सेलिंग में, क्या यहां पे 160 आ रहा है और आपको ये नजर आ रहा है कि जी हर लाइन आइटम में तकरीबन एक ही एडजस्टमेंट आ रही है, इसका मतलब कोई मसला है ही नहीं, इसका मतलब फाइनल अकाउंट कोई मसला है ही नहीं, ये तकरीबन बाएं हाथ की खेल है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने पिछली रिवीजन सेशन अटेंड किया था वो भी बड़े खुश होकर पास होकर आए हैं। क्यों भला,
एक हवा चीज़ जो भी है, एक बला बनी हुई है कि यार ये बड़ी मुश्किल चीज़ है, वो बला बला नहीं रहती, बल्कि वो आपकी फेवरेट बन जाएगी इंशाल्लाह। आपने सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट्स को कुछ कुछ करना है, सीखना है, और पेपर बहुत मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होता। और इस जैसा पेपर हो फिर तो आधा काम तो वैसे ही हो चुका होता है। ट्रायल बैलेंस तो लिखना ही नहीं आपने तो एडजस्टमेंट सोचनी है, थोड़ी सी बनानी है, और बनाकर क्या करना है, यहाँ पर जस्ट सेलेक्ट कर देना है। बताएं जी, ऐड करूंगा लेस करूंगा? ऐड करूंगा। ले जनाब, कितने मार्क्स हो गए? 10 मार्क्स हो चुके हैं। मींस पासिंग मार्क्स 20 में से 50% आ चुके हैं। कौन कौन सी एडजस्टमेंट होगी? और जब हम इसको सेव कर देते हैं तो क्या लिखा हुआ है? आपने हाफ क्वेश्चन किया हुआ है तो भी क्या हो जाएंगे? सेव हुआ है, मार्क्स आपको मिल जाएंगे। हर लाइन आइटम के अलग अलग मार्क्स हैं। अब अगर आप ये क्वेश्चन एंड पर कर रहे हो, आपने 3-4 एडजस्टमेंट सही कर ली है, बाकी तुक्का चला के आ जाओ, फिर ये हो सकता है। ऐसे ही है ना। और जिनमें जस्ट मैनुअल लिखना है उसके तो मार्क्स ही नहीं लिखे हुए, उन्होंने नहीं ना लिखे हुए। माइट भी कोई एक आधा मार्क्स वहां पे रखा गया हो, वो लिखा हुआ होगा, तो हमें तो सिर्फ वो वाला काम करना है जिसमें मार्क्स मौजूद है। जिसमें मार्क्स मौजूद ही नहीं है वो काम करने की जरूरत ही नहीं है। मीन्स टैली करके आने की तो जरूरत है ही नहीं। यहाँ पे कोई मार्क्स रखा ही नहीं उन्होंने टैली करने का, उन्होंने तो एडजस्टमेंट के मार्क्स रखे हुए हैं। और यही होता है आगे भी, इससे अगले लेवल पर भी एडजस्टमेंट्स के मार्क्स होते हैं, एंड पे कैलकुलेशन के मार्क्स एज सच नहीं होते। आगे बढ़ते हैं जी। और कौन सी एडजस्टमेंट रहेगी? कौन कौन सी हो गई है जी? 2 हो गया, 3 हुई है या नहीं? 2, 4, 5, 7, 3 नंबर रहता है शायद। 3 नंबर रहता है, 3 नंबर। अब दिखने में तो एडजस्टमेंट कौन कौन सी हैं? एक डेप्रीसिएशन की, एक बारी पढ़ते लो यार, डेप्रीसिएशन लिखा की है ऐ नहीं कि जी पढ़ना ही नहीं। बाज़ औक़ात होता है कि जी जो एडजस्टमेंट मुश्किल लग रही है वो क्या है, बहुत आसान है, और डायरेक्टली बता दिया हुआ है ये डेप्रीसिएशन है। डेप्रीसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। डेप्रीसिएशन शुड बी इक्वली डिवाइडेड बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन एक्सपेंस। ओके, ठीक है, डन हो गया जी। अभी हम एक और एडजस्टमेंट देखते हैं, फिर डेप्रीसिएशन की तरफ आ जाएंगे। अच्छा जी, थर्ड, ऑन 1 जून 21 अ मशीन वाज गिवन एट क्वार्टरली रेंट ऑफ 375 रिसीवेबल इन एडवांस। कब? 1 जून। गिवन ऑन रेंट। गिवन ऑन रेंट का मतलब हमने रेंट पर दिया। कितना रेंट आ चुका होगा कैश में हमारे साल में? बताएं जी। जी अन्य वाला काम है, नहीं, डेट्स को गौर से देखना है। डिफाइन योर ईयर फर्स्ट। टाइमलाइन बनाएं जरा। टाइमलाइन बनानी आती है या नहीं? टाइमलाइन कल मेरा ख्याल है मैंने सिखा दी थी थोड़ी सी टाइमलाइन। पूरा डिफाइन योर ईयर फर्स्ट। सबसे पहले क्या करो, एक टाइमलाइन बनाओ, अपना स्टार्ट ईयर लिखो, एंड ईयर लिखो। आपसे करवाऊंगा ये मैं। अपना साल स्टार्ट लिखो, साल एंड लिखो। क्या साल एंड है जी? 31 दिसंबर 21। यहां से पता चल रहा है, बना दो जल्दी जल्दी। स्टार्ट कब हो रहा है? 1 जनवरी को। एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर को। अब इसे प्लॉट करो कि कब रेंट पर दिया। 1 जून। क्वार्टरली रेंट पर, क्वार्टरली रेंट कितना है? 375। एक महीने का कितना होगा? 125। 125 होगा ना एक महीने का। ठीक हो गया। अब आपका क्वार्टरली रेंट है, प्लॉट करो 1 जून से। जून, जुलाई, अगस्त। जून, जुलाई, अगस्त। आप भी प्लॉट करो ना बेटा, किस बात की परेशानी है? क्या हुआ? हाँ लिखें, बिल्कुल लिखें। प्लॉट करें जल्दी जल्दी।
जून जुलाई अगस्त, एक क्वार्टर पूरा हो गया, इस क्वार्टर के पैसे आगे होंगे। उससे अगला क्वार्टर सितंबर अक्टूबर नवंबर, इसके भी पैसे आगे होंगे। एडवांस में रिसीव हो रहा है ना, इसका मतलब दिसंबर जनवरी और फरवरी का भी आ गया होगा। कब? दिसंबर में। तो इन्हें एडवांस कितना आ गया? 2 महीने का। 2 महीने का बनता कितना है? 200। इन एडवांस हमारे पास आ गया। इन एडवांस हमारे पास आया होगा तो कहां पे मौजूद होगा? या इनकम में मौजूद होगा या एडवांस फ्रॉम कस्टमर में मौजूद होगा। ऐसे ही है। नॉर्मली रूटीन में क्या होता है, एक हमारे अकाउंटेंट हैं चाचा असलम, पता है उनका? क्या नहीं पता? नहीं पता। तो मैंने नाम रखा हुआ है अपने बेहतरीन आईकॉम बीकॉम मैट्रिक पास अकाउंटेंट का नाम रखा हुआ है मैंने चाचा असलम। ये यहां से शुरू होता है आईटीए से, ये एंड तक एक ही नाम चलता है। अल्लाह ताला चाचा असलम के लिए बेहतरी करे। तो चाचा असलम हमारे क्या है? अकाउंटेंट, और वो हमेशा कैश को फॉलो करते हैं। मींस जब कैश रिसीव करते हैं तो लिख लेते हैं कैश डेबिट और इनकम क्रेडिट, और जब कैश पे करते हैं तो एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। और यही काम पूरी इंडस्ट्री में होता है। मैंने तकरीबन 8 साल इंडस्ट्री में काम किया है, ठीक। उसके बाद मैं टीचिंग फील्ड में आया हूं। 8 साल इंडस्ट्री में हमें सबसे ज्यादा मुश्किल होती थी इन्हीं चाचा असलम की इसी तरह की चीजों को ठीक करने में। लेकिन अगर हम इनको एक्रूअल प्रीपेमेंट सिखाने बैठ जाएं तो फिर जितनी मुश्किल हमें होनी थी अभी रूटीन में ठीक होती है, उससे डबल ट्रिपल मेहनत चाहिए होनी थी उनकी डबल गलतियों को ठीक करने में। अभी तो हमें पता है एक ही काम उनका कि जब उन्होंने कैश रिसीव करना है तो क्या करना है? कैश डेबिट और इनकम क्रेडिट करनी है। मींस हमने सिर्फ एडवांस वगैरह को देखना है, या अभी तक कोई पैसे नहीं आए उसको देखना है ईयर एंड के ऊपर बैठ के, ठीक। तो बड़ा आसान काम होता है इसको डील करना। ये इंडस्ट्री में भी ऐसे ही काम होता है। क्या होता है? इंडस्ट्री में भी ऐसे ही काम होता है। कैश डेबिट और इनकम क्रेडिट हो गई, ये इन रूटीन वो एंट्री पास कर लेते हैं। चांसेस यही हैं 375 जमा 375 जमा 375 3 दफा आया, बोले। उम्मीद यही है इन तीनों को जमा करें, कितना बनता है? मैंने ट्रायल बैलेंस नहीं देखा। 11-25। मुझे उम्मीद है कि जी ट्रायल बैलेंस में 11-25 लिखा हुआ मिलेगा मुझे अदर इनकम में या इनकम में। जाके चेक करते हैं, लेट्स चेक इट आउट। लिखा हुआ, इसका मतलब है इनकम इंक्लूड्स 2 महीने का एडवांस। ऐसे ही है, इसको ऐसे भी पढ़ा जा सकता है। एक अंदाज है लिखने का, इसमें इतना शामिल है जो पहले मैंने आपको सिखाया। एक है कि जी पूरी डिटेल बता दी जाए, अब खुद जज करो कि कौन सी जगह पर लिखा हुआ है। या कहीं पे लिखा होगा एडवांस में, एडवांस फ्रॉम कस्टमर में, या कहां पे लिखा होगा? इनकम में। तो अब कहां पे लिखा हुआ है? इनकम में। इनकम ज्यादा है या कम है? कितनी ज्यादा है? 2 महीने की 250। इनकम में से क्या करना है? माइनस करना है। और कहीं पर एडवांस फ्रॉम कस्टमर लायबिलिटी में जाकर अनअर्न्ड इनकम लिखनी है। ऐसे ही है। ले जनाब, 2 लाइन्स आइटम्स हो गई आपकी। अदर इनकम में जाएं, अदर इनकम में से क्या करूं? माइनस करूं, ऐड करूं? कैलकुलेशन आपने की, वही आ रही है। होना तो ये चाहिए था कि जी 250 की बजाय कोई साथ 375 लिख देता, कोई 125 लिख देता। उसने तो वही वाली वैल्यू लिखी है जो आपने कैलकुलेट की है। ठीक है जी। समझ कैसे लगी? जस्ट एनालाइज करके। क्या कर दूं? माइनस कर दूं, ऐड अप कर दूं? माइनस कर दूं। और एडवांस लायबिलिटी में जाऊंगा ना, फिर दूसरी साइड पर लायबिलिटी में जाऊंगा। लायबिलिटी वेयर आर यू? ये एसेट है, ये लायबिलिटी आ गई। लायबिलिटी वेयर आर यू? ट्रेड एंड अदर पेबल। और तो कोई लाइन नहीं, आइटम्स नहीं है। इसमें क्या कर दूं मैं? पक्का?
ऐड होगा ना, ये वाली आ रही है। अब कितने मार्क्स हो गए आपके? 12 मार्क्स हो गए। आपने सही लिख दिया तो मार्क्स। अब क्या ये आपको थोड़ा थोड़ा सा तो अंदाजा हो रहा है ना? अब अंदाजा हो रहा है और एक ही वैल्यू आ रही है। अगर आप गलत भी कैलकुलेट कर रहे हो तो भी यही आपको क्या कहेगा? नहीं जनाब नहीं, ऐसे तो ना करो, है यही कहेगा ना। जरा दोबारा से एक दफा चेक कर लो। गलतियां ये होने नहीं देगा इंशाल्लाह। टाइम क्या हो गया? नहीं अभी टाइम है। मेरे से बात कुछ नहीं थी। अच्छा अच्छा, अर्जेंट बात है। वैसे हमारी 11 बजे क्लास ऑफ हो जानी है। हाँ, इन्होंने 11 बजे आगे जाके फिर से पढ़ना है। इधर ही होनी है। वह मैनू नहीं पता, ऐसे ही कर लो, मैनू कोई टेंशन नहीं। ऐसे ही है, 11 बजे अगली क्लास भी है ना आपकी। ठीक है। अच्छा जी, कितने मार्क्स हो गए? 12। अब कौन सी एडजस्टमेंट करें? अब कौन कौन सी रह गई है? इन्वेंट्री की और डेप्रिसिएशन। अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई इन्वेंट्री आपका पीपी बन जाए? क्या कोई पॉसिबिलिटी इन्वेंट्री आपका पीपी बन जाए? यस, पॉसिबिलिटी इज देयर। अगर बिजनेस हमारा ऐसा है, जैसे कार का बिजनेस है, तो अगर कार खुद यूज शुरू कर देंगे तो पीपी बन जाएगी ना। अगर फोटोकॉपी मशीन का बिजनेस है तो फोटोकॉपी खुद यूज शुरू कर देंगे तो एंट्री क्या बन जाएगी? पीपीई डेबिट, इन्वेंटरी क्रेडिट। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। लिहाजा हमने एक दफा इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट पढ़नी है। कुछ ऐसा काम तो नहीं हो रहा? अगर नहीं हो रहा तो चुप करके हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, क्या ऐसा पॉसिबल है? रिसीवेबल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट? नहीं, हाँ, रिसीवेबल डेबिट, सेल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। और अगर रिटर्न आ जाए तो भी पॉसिबिलिटी है। अच्छा, ये बताओ, परपेचुअल सिस्टम आसान है, पीरियोडिक सिस्टम? दोनों आसान है। वैसे ज्यादातर परपेचुअल आता है पेपर में। ज्यादातर क्या आता है? ज्यादातर बच्चों को परपेचुअल आता है। अभी तक जितनी एडजस्टमेंट की हैं, क्या उनमें परपेचुअल की कोई कहानी या पीरियोडिक की कहानी का कोई फर्क है? मींस पासिंग मार्क्स तो आराम से डील दोनों में होते हैं। समझ लग गई? तो परपेचुअल सिस्टम देख के परेशान नहीं होना। आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो क्या है? सिमिलर है। उसमें तो परपेचुअल पीरियोडिक की कहानी है ही नहीं। अभी तक तो हमने कोई ऐसी एडजस्टमेंट देखी ही नहीं है जिसमें पीरियोडिक या परपेचुअल की कोई कहानी जरा सी भी आती हो। तो आधे से ज्यादा सवाल क्या होता है? सेम होता है। तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं फिर। अब आपने क्या पढ़ना है? इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट को जस्ट पढ़ना है, देखना है कि ये कैसी है। आप पहले भी एक दफा गो थ्रू कर सकते हैं। बेहतरीन तरीका कार तो यही है कि आप सारी एडजस्टमेंट को एक दफा हल्का हल्का सा क्या करो? गो थ्रू करो, पढ़ो, और फिर उनमें से आसान तरीन एडजस्टमेंट्स को पहले करो, मुश्किल को बाद में करो। लेकिन प्रोविजन और डेप्रिसिएशन नॉर्मली क्या होता है? कोई ना कोई लिंकिंग की मौजूद होती है। इन्वेंट्री में रिसीवेबल की लिंकिंग होती है। इन्वेंट्री एडजस्टमेंट में कोई सेल्स रिटर्न आ गई, कोई इस तरीके की कहानी हो गई, तो रिसीवेबल चेंज हो जाते हैं। रिसीवेबल चेंज होने से प्रोविजन ने क्या हो जाना है? चेंज हो जाना है। या पीपीई की कोई ऐसी एडजस्टमेंट जो मौजूद है वो करने के बाद डेप्रिसिएशन ने होना है। तो इस वजह से इन दो को क्या रखते होते हैं हम? नॉर्मली एंड पे रखते होते हैं। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इन हैंड। ऑन 31 दिसंबर 21 अमाउंटिंग ₹46,300 physical inventory count revealed that goods costing 950 were returned by a customer for which no entry has been made. These goods were sold for 1300 on credit in last week of December. At 80 determined that these goods are out of fashion and can be sold at 40% of original selling price. फिक्स एसेट से रिलेटेड कुछ नहीं है। एक एडजस्टमेंट बड़ी आसान सी इसमें नजर आ गई है मुझे। कौन से वाली? These goods were sold for 1300 on credit in last week of December 21।
एंट्री क्या होगी? रिसीवेबल, डेबिट, सेल्स क्रेडिट भी कहा जा सकता है, सेल्स रिटर्न क्रेडिट कहा जाए, जो भी हो, सेल्स में से क्या होना है? माइनस होना है। ऐसे ही है ना। और ये वाला सवाल करते हुए आप सेल्स ही सोचो कि सेल्स ही कम हो गई है। क्या हो गई है? सेल्स ही क्रेडिट को सोचोगे तो क्या होगा? वो माइनस खुद ब खुद हो जाएगी। इसका मतलब 1300 तो बड़े आराम से डील कर सकते हैं, जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में देखा था जी। सेल्स में से 1300 लेस करूं, ऐड करूं? ये तो पहले भी देख सिलेक्ट कर दिया था 1300, ये वैसे ही सिलेक्ट हो गया था कि एक ऑप्शन ये आ रही है, एक ऑप्शन ये आ रही है, तो सेल्स में से क्या कर दिया जाए? माइनस कर दिया गया। अच्छा, सेल्स की एंट्री, रिसीवेबल, डेबिट और सेल्स क्रेडिट, और चीजें वापस आ जाए तो सेल्स रिटर्न, डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। अब सेल्स रिटर्न की बजाय आप सेल्स सोच लो। ये वाला सवाल करते हुए सेल्स सोचोगे तो सेल्स को क्या करोगे? कम करोगे। डेबिट क्रेडिट होती है ना, क्रेडिट में से डेबिट क्या होता है? माइनस होता है। ऐसे सोचना, ऐसे सोच लो। अगर आप सेल्स रिटर्न सोचते हो तो फिर अल्टीमेटली क्या करते हो? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस डिस्काउंट अलाउड। क्लास में लग गई? तो माइनस ही होना था, वो माइनस कर दिया। दूसरा हेड कौन सा? रिसीवेबल। रिसीवेबल क्या होना है? कम होना है, ज्यादा होना है? कम होना है। तो रिसीवेबल में जाओ, रिसीवेबल को भी क्या करो? माइनस कर दो। माइनस कितना? 1300। ये लो जनाब, 2 लाइन आइटम्स और हो गई, 14 मार्क्स हो गए। अभी औखी थी, एडजस्टमेंट की थी ही नहीं, डेप्रीसिएशन थी नहीं ना की हमने? नहीं की। अच्छा जी, डेप्रीसिएशन 10% पर स्ट्रेट लाइन में चार्ज होती है। डेप्रीसिएशन शुड बी इक्वली डिवाइडेड बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन एक्सपेंसेस। डेप्रीसिएशन कितने परसेंट है यार? कितने अच्छे बच्चे हैं ये। 32,500 का 10% कितना होता है? 32,50 का आधा कितना होता है यार? ये तो सबसे आसान निकल आई। हम तो इसका वेट कर रहे थे। 16,25 किस में ऐड करना है? एडमिन में। 16,25 दूसरा किस में ऐड करना है? सेलिंग में नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन में। सेलिंग की एडजस्टमेंट तो हो चुकी हुई है। ये जाते हैं, जाके चेक करते हैं किधर गया। अब ये बताओ, ट्रायल बैलेंस देखने की जरूरत पड़ रही है? लो जनाब, गया, डेप्रीसिएशन भी गई। डेप्रीसिएशन डेबिट हो गई। व्हाट शुड बी क्रेडिटेड? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट होगी या फिर एसेट क्रेडिट होगा? दो ऑप्शंस। यहां पे एसेट क्रेडिट को सोचोगे, यहां पे किसको सोचोगे? एसेट क्रेडिट को सोचोगे, या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन भी आ रही है 87। दो ऑप्शंस हैं यहां पर, 32,500 माइनस 87,50 माइनस 32,50। एक ऑप्शन ये हो सकती है। दूसरी ऑप्शन हो सकती है 87,50 में 32,50 क्या कर दो? एड अप कर दो। कितने बनता है? अब मुझे नहीं पता वहां पर लिखा हुआ क्या मिलना है आपको। 12,000 मुकम्मल। अब या तो 32,500 माइनस 12,000 लिखा हुआ मिलेगा, या लिखा हुआ मिलेगा 32,500 माइनस 87,50 माइनस 32,50। दोनों अंदाज से मुझे नहीं पता अब क्या लिखा हुआ आपको मिलता है। मुझे आपको दोनों तरीकों से तैयार करवाना है। अब पीपी में जाते हैं। पीपी वेयर आर यू? पहली ऑप्शन 32,500, दूसरी ऑप्शन 32,500 माइनस 87,50, तीसरी ऑप्शन 32,500 माइनस 32,50, चौथी ऑप्शन 32,500 माइनस 12,000, फोर्थ वन। ठीक है, तो ये नहीं पता वहां पर आपको किसी साइंस मिलेगी। नो जी, ये को लाइन आइटम गई, बल्कि 3 लाइन आइटम्स गई। कितनी लाइन आइटम्स? एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक एडमिन और एक पीपीई। कितने मार्क्स हो गए इसके? एक एडजस्टमेंट के 3 मार्क्स हो गए। कौन सी रह गई है? बेचारी इन्वेंट्री रह गई है। क्या रह गई है? बेचारी इन्वेंट्री रह गई है। लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। कॉस्ट कितनी लिखी हुई है जी एडजस्टमेंट में? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 46,300। एक कॉलम बनाएं। क्या करना है? एक कॉलम बनाएं जिसकी हेडिंग बनाएं कॉस्ट। इसका टोटल लिख दें 46,300।
टोटल एंड पे तीसरी लाइन, चौथी लाइन, तीसरी चौथी लाइन, कॉस्ट का टोटल मींस 2-3 लाइन छोड़कर टोटल में लिख दें 46,300। अच्छा, फिजिकल इन्वेंटरी काउंट रिवील दैट गुड्स कॉस्टिंग 950 वर रिटर्न्ड बाय द कस्टमर। 950 इसमें शामिल है क्या? यस, 46,300 रुपीज 1000 में सारा सवाल है तो 46,300 लिख दें। टोटल 46,300। इस 46,300 में एक फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग हुई है तो उसमें एक आइटम है जो कि 950 की कॉस्ट करती है, ये रिटर्न होकर आई हुई है और ये डैमेज भी है, और ये डैमेज भी है। तो इससे ऊपर एक में लिखें डैमेज और कॉस्ट में लिख दें 950। मैं भी आ जाऊं, मैं भी आपके सामने लिख देता हूं। ये एडजस्टमेंट ना 2-3 अंदाज से हो सकती है, मुझे नहीं पता आपने कैसे सीखी है, इसलिए मैं दोनों तीनों अंदाज डील कर देता हूं। टोटल आ गया 46,300, ये उसकी क्या है? कॉस्ट। इसमें एक आइटम है 950 की और ये डैमेज भी है। क्या है? डैमेज्ड भी है। मैं अभी पहले वो वाला अंदाज सिखाने लगा हूं जिस अंदाज से ये वाला डील कर रहा है बंदा, चाहे परपेचुअल सिस्टम हो चाहे पीरियोडिक सिस्टम हो, ये एक ही अंदाज से डील कर रहा है। ये एक और आसानी हो जाती है। इसमें एक आइटम क्या है? 950, ये उसकी कॉस्ट है और बाकी की आइटम जो भी होगी 46,300 माइनस 950 करके बाकी आइटम्स होंगे, उनको फिलहाल नहीं देख रहे हम। जो डैमेज है वो इसमें कितनी है? 950 की। वर रिटर्न बाय अ कस्टमर फॉर विच नो एंट्री हैज बीन मेड, दीज गुड्स आर सोल्ड फॉर 1300। अगर हमारी परपेचुअल सिस्टम होता, क्या होता? परपेचुअल सिस्टम होता तो फिर क्या एंट्री पास होती? और अगर पीरियोडिक सिस्टम है तो क्या एंट्री पास होती? पीरियोडिक सिस्टम, तो उसके अंदर तो आपने एंट्री पास की है सेल्स रिटर्न की, सेल्स रिटर्न डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट 1300, बस यही है। और अगर परपेचुअल सिस्टम होता तो 2 एंट्रीज होनी थी। परपेचुअल सिस्टम होता तो 2 एंट्रीज होनी थी, सेल्स रिटर्न डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट 1300 और इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट 950। बस ये फर्क है, ठीक है। तो फिर आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स की ट्रायल बैलेंस में फिगर आ रही होनी थी, परपेचुअल सिस्टम में जमा इस 950 ने हो जाना था, क्योंकि इसकी एंट्री पास नहीं की हुई। ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक परपेचुअल सिस्टम में नजर आ रहा होना था, ठीक है। बात क्लियर? अब अगली कहानी पे आते हैं। 950, दीज गुड्स वर सोल्ड फॉर इतने में ऑन क्रेडिट, 80 डिटरमाइंड दैट दीज गुड्स आर आउट ऑफ फैशन एंड कैन बी सोल्ड एट 40% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। एनआरवी क्या होती है जी? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। एनआरवी होता है एस्टिमेटेड सेल प्राइस माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट माइनस कॉस्ट टू सेल। यही होता है जी, यही होता ना। अब उसने मुझे बताया कि ओरिजिनल सेल प्राइस का 40% पर ये बिक जाएगी। कॉस्ट टू सेल भी कोई नहीं बताया, कॉस्ट टू कंप्लीट भी नहीं बताया, कॉस्ट टू रिपेयर भी नहीं बताया। वैल्यू क्या आ गई? 520। ये इसकी क्या आ गई? एनआर। अगली चीज आपने इसमें बनानी है एनआरवी 520। 520। इसके बाद आता है कॉस्ट माइनस एनआरवी, इसको बोलते हैं एनआरवी एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं? एनआरवी एडजस्टमेंट, जिसकी परपेचुअल सिस्टम में एंट्री होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट। मींस इन्वेंटरी इतने से क्या कर दो? कम कर दो। 950 माइनस 520 कितना हो गया? 430। इससे वैल्यू को क्या करना है? कॉस्ट को कम करना है। 46,300 में से 430 क्या हो जाना चाहिए? कम हो जाना चाहिए।
चाहे परपेचुअल सिस्टम हो चाहे पीरियोडिक सिस्टम हो, इसी अंदाज से डील हो रहा होता है। अब अगर आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स परपेचुअल सिस्टम है, क्या है, परपेचुअल सिस्टम है, तो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको नजर आ रहा होना था ट्रायल बैलेंस की अमाउंट प्लस 950 की इन्वेंट्री एड अप हुई, ये टोटल कॉस्ट बन जाएगी क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट। इसमें से एनआरवी एडजस्टमेंट कितनी आई, 430, ये शो होना था। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल में परपेचुअल सिस्टम होता तो आपको ये चीज शो होनी थी, सही वाली करेक्ट अमाउंट। और इन्वेंट्री में ट्रायल बैलेंस में मोस्ट प्रोबेबली 46,300 नहीं लिखा हुआ होना था, 46,300 में से 950 कम करके लिखा होना था। कितनी वैल्यू बनी, क्योंकि 950 ने ऐड होना ना, 46,300 में से 950 3680, शायद ये लिखा हुआ होना था। ठीक है, तो इसमें 950 ऐड करना था तो कहां पे आ जाना था, 40,300 पे, जो उसकी कॉस्ट है टोटल, उसमें से 430 माइनस करना था। इन्वेंट्री का अकाउंट ओपनिंग स्टॉक होता है, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट परचेज होती है, और फिर इन रूटीन एंट्री जब सेल करते हैं तो बनती है कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट, और फिर क्या बनता है सीडी। जितना मैं ये बढ़ा दूंगा तो ये कम हो जाएगा, ये कम कर दूंगा तो ये बढ़ जाएगा, ऐसे ही है। तो पहले से 46,300 में से ये क्या नाम है, किधर कर दूं, किधर गया 3680 कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखी होनी थी, और नहीं ट्रायल बैलेंस में 3680 होना था, नहीं 3680 तो नहीं, 3680 तो गलत लिखा गया, क्लोजिंग स्टॉक होना था, इन्वेंट्री 3630 लिखा हो रहा था, 3680 कॉस्ट ऑफ सेल्स बैलेंसिंग जो भी आ रही होनी थी ट्रायल बैलेंस में वैल्यू वो आ रही होनी थी, मैंने गलत लिख दिया। अब 3680 इन्वेंट्री लिखी हुई है, यही इन्वेंट्री का अकाउंट मजीद आगे चलेगा, क्या चलेगा 3680। आपने एक एंट्री पास की इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट 950 से, ये कितने पे पहुंच गया 4630, जो उसकी क्या है सही वाली कॉस्ट, और उसमें से आपने 430 माइनस करना है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में मजीद फेंकना है जो एनआरवी क्या है एडजस्टमेंट है, क्या है एनआरवी एडजस्टमेंट, और फिर नया सीडी वर्कआउट होकर आ जाएगा। पेपर में कैसे हुआ होगा, परपेचुअल सिस्टम हो या पीरियोडिक सिस्टम हो, इन्वेंट्री की वैल्यू बताई होगी, कॉस्ट बताई हुई है क्वेश्चन में 46,300 बताई हुई है। अब आपने जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर जो इन्वेंट्री आ रही होगी उसमें 46,300 आ रहा है, इसमें से 430 जस्ट माइनस करना है, तो आपकी लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी की वैल्यू आ जाएगी कितना 45,870। अब चल के देखते हैं सॉफ्टवेयर में क्या है। कॉस्ट ऑफ सेल्स इन्वेंट्री पहले डील करते हैं जी, बताएं। एक ऑप्शन दी हुई है 46,300, दूसरी ऑप्शन 46,300 में से क्या माइनस किया हुआ है 430, तीसरी ऑप्शन में 950, चौथी ऑप्शन में 700 या 780 पता नहीं कितों आया होया, किस चीज की बेसिस पे आया, शायद 1300 और 430 का डिफरेंस ले लें तो शायद 780 बनता हो, चेक हैं। अच्छा 950 में से नहीं, 950 में से 430 निकालें तो 730 नहीं बनता, 1300 में से 430 निकाल लें 950 बनता है। चलें, पता नहीं क्या बनाया हुआ है उन्होंने। और सही ऑप्शन कौन सी, सेकंड वन ऑप्शन। तो ये बड़ी आसान सी ऑप्शन होगी मेरे मुताबिक, जो मर्जी सिस्टम दिया हो चाहे पीरियोडिक हो चाहे परपेचुअल हो, वो आपको तकरीबन ऐसे ही दिया होगा। परपेचुअल सिस्टम में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इन्वेंट्री में ये वाली बात कर दी गई हो, 46,300 में से 950 ये वाली बात, देयर इज अ पॉसिबिलिटी के
ये इन्वेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं, इन्वेंट्री आना है, यहाँ पे गलत लिखा गया, इन्वेंट्री। परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री का ट्रायल बैलेंस की वैल्यू में 950 क्या करना है, ऐड, एंट्री क्या बनी थी, इन्वेंट्री डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, और माइनस 430 कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, एनआरवी एडजस्टमेंट की एंट्री। देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपको ऐसे लिखा हुआ मिले 3 लाइन आइटम्स, और ये भी पॉसिबिलिटी है 40-300 में से ही माइनस 430 कर दे। तो दोनों चीजें पॉसिबल हैं। कौन से सिस्टम में? परपेचुअल सिस्टम में। इन्वेंट्री हो गई, क्या चीज रह गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कौन सी ऑप्शन सही है? आपने सोचकर बताना है। जस्ट एनालाइज करें ना, मैंने ट्रायल बैलेंस से ओपनिंग स्टॉक देखा, ना ही मैंने परचेजेस देखी, इन सब में क्या एक ही लाइन एक ही नजर आ रहा है? बोले ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ही आ रहा है। क्या क्लोजिंग स्टॉक 40-300 है? नहीं। 40-300 जमा 950? नहीं। 40-300 जमा 1300? नहीं। क्या ये है क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री का जो अभी ऊपर सेलेक्ट किया? तो ये ऑप्शन क्या बनेगी, ठीक बनेगी। 138,230 सही सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ? अब अगर आप कैलकुलेशन करना चाहें तो कर दें, नहीं तो सेव करें और कहानी को क्लोज करके अगले सवालों के ऊपर मूव कर दें। क्लोज करने का कोई फायदा है? बताएं, मैच करने का कोई फायदा? अगर मार्क्स ऐसे शो हो रहे हो, अगर मार्क्स ऐसे शो ना हो रहे हो तो फिर शायद कोई फायदा होगा, शायद कोई मार्क्स रखे हो हिडन, और अगर एक भी छोटी सी भी गलती हुई तो क्या मैच होगा? क्या मैं देखूं सबमिट हो जाए? किधर 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 हैं? क्या सेव कर दूं, एंड कर दूं से? अच्छा नेक्स्ट आ गया, सक्सेसफुली सबमिटेड। मार्क्स तो दिए ही नहीं उसने। ये तो 9 दिन बाद पता चलेंगे, 10 दिन बाद पता चलेंगे। उसने तो नहीं मार्क्स दिए। योर टेस्ट हैज बीन सबमिटेड। क्या 10 दिन बाद रिजल्ट आएगा? अल्हम्दुलिल्लाह जितनी दफा भी मैंने करवाया है मैच हुआ है। ये नहीं है कि मैच नहीं हुआ। तो तब टाइम होता था, मजीद गुजारते थे। समहाउ क्या आपको ये फीलिंग आई कि यह कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है? अच्छा मेरे पास पुराना मॉडल पेपर पड़ा हुआ है, अगर वो चल गया तो मैं एक और सवाल इसका करवाऊंगा मंडे को इंशाल्लाह। ठीक है, एक और मॉडल पेपर मेरा इनका पड़ा हुआ है। उस मॉडल पेपर के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अलहदा दिया हुआ था और नॉर्मल जो एमसीक्यूज थे वो अलहदा दिए हुए थे। आपने क्या करना है, घर बैठ के यही चीज ऐसे ही डाउनलोड करें, ऐसे ही चलाएं। डाउनलोड भी नहीं होना, पहले डाउनलोड होता था, अब डाउनलोड भी नहीं होना, अब वहीं पे चलेगा। आपने लॉगिन ऑन करना है, उस लिंक पर जाना है, लिंक पर जाकर घर में बैठ के खुद प्रैक्टिस करें। इसी सवाल की दोबारा से घर में बैठ के प्रैक्टिस करें, आपको खुद फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी कि नहीं ये बहुत बड़ा मसला नहीं। हो सकता है आपको मार्क्स को हिसाब बता दे, मुझे तो नहीं बताया उसने। क्या चीज? लोन की फरमाइश आई है कि लोन की सर 4 एंट्रीज बता दें। मैं लोन की मजीद बात कर देता हूं। जो दूसरा मॉडल पेपर करवाऊंगा उसके अंदर किस्तें हैं। क्या हैं? किस्त वाइज जा रही है। ये आपका ईयर एंड है 31 दिसंबर 21। ठीक, यहां पर 30 नवंबर 22 को इसकी रीपेमेंट होनी थी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। यहां पर आपने लोन लिया था 1 जुलाई 21 पर। इसका मतलब ये हुआ कि 6 महीने का इंटरेस्ट आपका एक्रू होता है, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट, और इसकी एंट्री बनेगी
इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल या एक्रूड क्रेडिट। ठीक है जी, 6 महीने के इंटरेस्ट की कैलकुलेट कैसे होगा? I इज इक्वल टू PRT या PRN। खुदारा लिख के कर लिया करें। क्या किया करें? लिख के कर लिया करें। इस तरह से टाइमलाइन प्लॉट कर लें। यहां पर पेमेंट होनी है अगले साल में 31 दिसंबर 22 तक जितनी भी पेमेंट होनी है वो बनेगी करंट लायबिलिटी, और इससे आगे जाके जो भी पेमेंट होनी है चाहे वो 1 जनवरी 23 हो, क्या हो, चाहे वो 1 जनवरी 23 को, ये क्या होगी? नॉन करंट लायबिलिटी। अब अगर एक लोन आ रहा है, मैं किस्तों वाली बात अभी से कर दूं, अगर एक लोन लिया यहां पर 1 मार्च 21 पर, हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर 21 ही है, लोन लिया हमने 500 मिलियन का, और ये 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पे होना है। क्या होना है? 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे होना है हर साल के बाद। पहली पेमेंट 28 फरवरी 22 को होनी है, तो 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी? 100 की। इसका मतलब है 100 यहां पर पे होना है, और 400 इस डेट से आगे जाके पे होना है। ऐसे ही है, अगले 4 सालों में पे होना है। तो 400 तो ये 100 यहां पे होगा, से उससे अगले साल 100, उससे अगले साल 100, उससे अगले साल, टोटल 400 ऑनवर्ड पे होना है। तो जो अगले साल में पे होना है ये क्या बनेगा? करंट लायबिलिटी, और जो उनसे अगले सालों में होगा वो क्या बनेगी? नॉन करंट लायबिलिटी। टोटल 500 पूरा करना है। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने 1 मार्च को पेमेंट की है और इंटरेस्ट विद इंस्टॉलमेंट पे होना है, तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक क्या होगा? इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। 500 मिलियन का लोन था, रेट आ गया जोन सा भी है, मल्टीप्लाई बाय 1 मार्च से ऑनवर्ड 10 महीने का इंटरेस्ट एक्रूवल में जाएगा। 2 तरह की एडजस्टमेंट आएंगी, एक फुल फ्लैज ही बाद में पे होना है, दूसरी एडजस्टमेंट आएगी किस्तों पर पे होना है। किस्तों में हर 6-6 महीने बाद पे होने वाली भी हो सकती है और एनुअल भी हो सकती है। एनुअल वाली चांसेस ज्यादा है। 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पे हो गया, तो आप उसको ऐसे ही प्लॉट करो, चेक करो अगले साल में कितना पे होना है, कौन सी डेट पे फॉल कर रहा है। जिस डेट पे फॉल करेगा वो वाली डेट आपकी क्या होगी? वो क्या बनेगी? करंट लायबिलिटी में करंट पोर्शन में लिखा जाएगा, और बाकी का 500 में से 100 निकाल दो, बाकी कितने बच गए? 400। ये 400 नॉन करंट में लिखा जाएगा। गॉट द पॉइंट? ये होपफुली जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसके अंदर जो फाइनल काउंट करेंगे उसके अंदर ये वाली उम्मीद है कि आ जाएगी। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी? क्या? ये कौन सी जगह आई है? गलत।
1500 लोन की एडजस्टमेंट सेल्स इंक्लूड ट्रेड रिसीवेबल जनरल प्रोविजन मोस्ट ऑफ अंबर लिमिटेड याद करवाइएगा, आपको एक आधा परपेचुअल सिस्टम का सवाल भी करवा दूंगा इंशाल्लाह। बैंक लोन 12% लॉन्ग टर्म लोन, लें जी बच्चों। जो लोन की एग्जाम्पल की बात की है ये लें जी। लोन कितना नजर आ रहा है जी? आया तो और औखा सवाल लग रहा है। लोन कितना नजर आ रहा है? 5150, 12% लॉन्ग टर्म लोन है। यहां कहीं पे लोन से रेलेवेंट एडजस्टमेंट किधर गई? Interest on loan is paid in arrear on 1st April and 1st October each year. Interest accrued for the quarter ended 31 December 17 has been credited to loan account. अब इसकी कहानी क्या होगी? हाँ, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कर दिया और लोन क्रेडिट कर दिया हुआ है। ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी है? 5150। अब इसका तरीकाकार क्या होता है? एक अदद फार्मूला होता है, आफ्टर इंक्रीज इज इक्वल टू बिफोर इंक्रीज 1 + r, और एक फार्मूला होता है आफ्टर डिक्रीज इज इक्वल टू बिफोर डिक्रीज इंटू 1 - r। ये दो फार्मूला भी आपके काम आएंगे बहुत लंबे अरसे तक। इंटरेस्ट शामिल कर दिया गया है कितने अरसे का? क्वार्टर का। कितने अरसे का? क्वार्टर का। एनुअल रेट कितना था? कितना? 12%। क्वार्टरली रेट कितना होगा? 12% डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 0.03। एक क्वार्टर का रेट कितना बनेगा? 3% रेट है। क्या शामिल कर दिया गया इंटरेस्ट? आफ्टर इंक्रीज वाला फार्मूला बनेगा या आफ्टर डिक्रीज वाला? आफ्टर इंक्रीज वाला। 5150 बिफोर इंक्रीज पता नहीं कितना है, लोन फाइंड करना है। क्वार्टरली रेट कितना बना? 3। अब आप चेक करेंगे तो आपके पास रीअरेंज करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी कि लोन की वैल्यू क्या बनती है। दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा ना। 5150 तकसीम 1.03, 5000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लोन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5000। लोन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5000। अब 5000 लोन की वैल्यू आ गई। अब इसी एडजस्टमेंट में मैं अगर एक और चीज ऐड अप कर दूं, अभी तो ये वाली थी, साथ में लिख देता हूं लोन इज रीपेएबल एनुअली इन 6 इक्वल 6 बन जाएगी। 5000 तकसीम 6, 5000 तकसीम 8 करें जरा। 5000 तकसीम 8, ठीक है। इज रीपेएबल इन 8
इक्वल सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2000 एंड कौन सा साल एंड है 2018 जी। अब कैसे बनाएंगे? पहले नंबर पर लोन में शामिल था इंटरेस्ट, वो अलहदा किया और लोन फाइंड किया। क्या फाइंड किया? लोन फाइंड किया कि लोन एक्चुअल में है कितना। फिर अगली कहानी आई कि लोन भी पेएबल है सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट में, और वो स्टार्ट कब से हो रही है? 1 अप्रैल 18। हमारा साल कब एंड हो रहा है? 31 दिसंबर 17। 31 दिसंबर 17 आप प्लॉट करेंगे 31 दिसंबर 17। यहां कहीं पे 1 अप्रैल को लोन लिया होगा, ठीक है। इंटरेस्ट सेमी एनुअली पे कर रहे हैं उन्हीं डेट्स में। अब अगले साल में कितनी इंस्टॉलमेंट पे होगी? 5000 लोन तकसीम 8 कितनी बनी? 600। 1 अप्रैल 18 को पहली इंस्टॉलमेंट पे की 625। उससे अगली इंस्टॉलमेंट भी कब आएगी? 1 अक्टूबर को आ जाएगी 625। करंट लायबिलिटी कितनी बनेगी? 625 जमा 625। अगले पूरे साल के अंदर जो पेमेंट करनी है वो क्या बनेगी? करंट लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी कितनी है? टोटल में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो तो क्या बन जाएगी? नॉन करंट लायबिलिटी। टोटल 5000 है। करंट में 625 जमा 625 दो जाएंगी, 625 जमा 625 1350, 1250 माइनस 1250 इज इक्वल टू 3750। तो जो आपको लिखा हुआ आएगा करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म लोन, और नॉन करंट लायबिलिटी में लिखा हुआ मिलेगा लॉन्ग टर्म लोन। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 3750। यहां पे क्या आ जाएगा? 1250। टोटल कितना हो जाएगा? 5000। किस्तों वाली कहानी समझ लग गई? प्लॉट करना है। क्या करना है? प्लॉट करना है, अपना ईयर डिफाइन करना है पहले नंबर पर। फिर देखना है अगले साल में कितनी इंस्टॉलमेंट जानी है, बस ये देखना है। फिर टोटल में से करंट क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो क्या बन जाएगा? नॉन करंट। स्टेप्स भी लिख दूं आप लोगों के लिए। स्टेप नंबर 1 क्या करना है आपने? डिफाइन योर ईयर एंड ड्रॉ अ टाइम लाइन, ठीक है। स्टेप नंबर 2 के अंदर आपने मालूम करनी है किस्त। किस्त की इंग्लिश क्या है? इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी है, ठीक है। फिर इस इंस्टॉलमेंट को ड्रॉ करना है ऑन टाइम लाइन इन नेक्स्ट ईयर, और ये बनेगी आपकी करंट लायबिलिटी, ठीक है। इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी है, इंस्टॉलमेंट को ड्रा करना है किस पर? टाइमलाइन इन नेक्स्ट ईयर, अगले साल के अंदर। इसको क्या करना है? प्लॉट कर देना है। प्लॉट करके आपने टोटल लगा लेना है, वो क्या बनेगी? करंट लायबिलिटी। स्टेप नंबर 3 के अंदर आपने क्या करना है? टोटल लायबिलिटी या टोटल लोन में से माइनस कर देना है करंट लायबिलिटी। तो ये आपकी क्या बन जाएगी? नॉन करंट लायबिलिटी। ये हर किस्त वाला काम ऐसे ही होना है लायबिलिटी का, जो सी मर्जी हो, चाहे लोन हो। नॉर्मली आपके लेवल पर लोन ही होता है, आपके लेवल पर लोन ही होता है। यही स्टेप काम आएंगे आपके इससे अगले लेवल पर भी, जब मैं आपको FAR पढ़ा रहा हूँगा तो वहाँ पे भी यही काम आएंगे।
स्टेप नंबर 1 में डिफाइन योर ईयर एंड ड्रॉ ऑन टाइमलाइन। अगले स्टेप के अंदर आप इंस्टॉलमेंट फाइंड करके उस इंस्टॉलमेंट को क्या करोगे, टाइमलाइन पर प्लेस कर दोगे अगले साल में कितनी कितनी जानी है, और जो अगले साल में जानी है वो क्या होगी, आपकी करंट लायबिलिटी। क्या होगी, करंट लायबिलिटी। तीसरे स्टेप में क्या कर लोगे, टोटल लायबिलिटी जो आपके ट्रायल बैलेंस पे नजर आ रही है या आपने फाइंड की है, जैसे भी फाइंड की ना हमने 5000 फाइंड की था, छुपा हुआ था, इंटरेस्ट गलत जगह पे लिखा हुआ था, उसको सही जगह पे ले जाकर लिखना है फाइंड करके कि कितना है, 150 है, 250 है, 350 है, वो निकालकर इंटरेस्ट पेबल में लिखना था बस। ठीक, तो बाकी बच गया 5000। उस 5000 के हमने टुकड़े किए, इंस्टॉलमेंट फाइंड की, 8 इक्वल सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट होनी थी। स्टार्ट कब हो रहा है, 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से ऑनवर्ड अगली 6 महीने बाद कब बनेगी, 1 अक्टूबर पर। ठीक, वो आपने डेट्स फाइंड की, प्लॉट कर दिया, प्लॉट करने के बाद आपने देखा ये टोटल करंट लायबिलिटी बनती कितनी है, वो टोटल लायबिलिटी आपने देख ली। टोटल लायबिलिटी आपने देख ली तो उसके बाद क्या हुआ, टोटल लायबिलिटी में से करंट को माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगी, नॉन करंट। अब अगला काम क्या होगा हमारा, अगला काम होगा कि हमने एक और मॉडल पेपर करना है, और उससे अगले काम हमारे होंगे कि जो मेरे पास पेपर्स मौजूद हैं उनकी मुख्तलिफ एडजस्टमेंट्स जस्ट हमने सीखनी है। क्या सीखनी है, मुख्तलिफ एडजस्टमेंट सीखनी है, जिसके अंदर बहुत सारे काम है। पूरा फाइनल काउंट नहीं करेंगे, जरूरत ही नहीं है। क्या है, आज के लेक्चर के बाद क्या पूरा फाइनल काउंट करने की जरूरत है, नहीं है। क्या करना है, सिर्फ एडजस्टमेंट्स की प्रैक्टिस करनी है, और फिर मैं ये अपना ये जो पलंदा है ये आपको उठाकर दे दूंगा, जिसके अंदर जर्नल एंट्रीज लिखी हुई हैं, एडजस्टमेंट की सारी जर्नल एंट्रीज लिखी हुई हैं, ये मैं आपको दे दूंगा। आप घर में बैठ के भी क्या करें, प्रैक्टिस करें। तो ये 1 वीक के अंदर आप इंशाल्लाह फुल फ्लैज पॉलिश हो जाएंगे फाइनल काउंट के लिए। इसके अलावा भी एंट्रीज होंगी। ठीक है बच्चों, घर जाके अब आपने क्या करना है, आज और कल में रूटीन का काम तो जो करना है सो करना है। ये मॉडल पेपर दोबारा से खुद सॉल्व करना है। क्या करना है, ये मॉडल पेपर फुल फ्लैश सॉल्व करना है, A to Z सारा मॉडल पेपर सॉल्व करना है। और कोई चीज मेरे लायक, अब किसी को क्वेश्चन नंबर 1 में वो नजर आ रहा है, किसी को क्वेश्चन नंबर 2 में। अब मुझे क्वेश्चन नंबर 2 में नजर आया, उस बच्चे को क्वेश्चन नंबर 1 में नजर आया था। ऐसे ही है बेटा, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में आ रहा था ये ना, मुझे कौन से क्वेश्चन में आया, क्वेश्चन नंबर 2 में। अब आपको देखना पड़ेगा, आप सवाल सॉल्व करते जाएं, फाइनल काउंट का सवाल आ जाएगा। और इसके ऊपर लाजमी तौर पर पढ़ना है, जो वो दिया हुआ है आपका, अल्लाह भला करे, क्या नाम था, जो PDF दिए हुए हैं, जो गाइडेंस दी हुई है, वो लाजमी तौर पर अभी से ही प्रैक्टिस करके अपने माइंडसेट में बिठा के क्या क्या चीज़ है। फ्लैग हो जाता है, स्टार लग जाता है, उसी क्वेश्चन को जिसको आपको से मुश्किल लगता है आप उसको क्या करो, फ्लैग कर दो और अगले सवाल पे मूव कर जाओ, और एंड पर फ्लैग को टिक करोगे तो अब आपके सामने वही फ्लैग वाले MCQs आ जाएंगे जो पेंडिंग होंगे, बजाय इसके सारे देखते चले जाओ। ठीक, जो भी मुश्किल नजर आए सवाल उसको क्या कर देना, आपने पेंडिंग में डाल देना, फ्लैग करें, अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाए। पहले कौन से करने हैं, आसान करने हैं। अगर आपने पहले 15 MCQ आसान कर लिए, 30 मार्क्स आ गए। कोई 10 मार्क्स का फाइनल काउंट का आसान एरिया कर लिया, 40 मार्क्स आ गए। फिर मुश्किल में से भी आसान सॉल्व करेंगे, 50+ आराम से आ जाएंगे इंशाल्लाह। सेम गोज विद ऑल पेपर्स। प्रैक्टिस अभी से कर लो, पहले से ही यूज टू होकर जाओ। अब आप लोगों में और जो बच्चे नहीं आए उनमें यही डिफरेंस आना है। एक तो आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा ज्यादा कि यार मसला कोई नहीं है, फाइनल काउंट इज नॉट अ बिग टास्क, नॉट अ बिग इश्यू। और दूसरे, आपको पेपर करना आ जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी भी हमने जो से आपके दूसरे साथी हैं उनको बता दे, अभी भी कोई दिन दूर नहीं गए, मैंने अभी बहुत सारी प्रैक्टिस करवानी है आप लोगों को इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह मेजरली जितनी पास पेपर की एडजस्टमेंट्स आ चुकी हुई हैं मुश्किल सी, वो भी सारी मैं इंशाल्लाह करवा दूंगा। अगला एक वीक हम प्रैक्टिस करेंगे। टाइमिंग क्या होगी हमारी? 10:30 to 12, 10:30 to 12, मैक्सिमम 12 या 11:45 तक हम एंड कर देंगे डेली बेसिस पर नेक्स्ट होल वीक, मंडे टू फ्राइडे एटलीस्ट ये वाली टाइमिंग होगी इंशाल्लाह। कोशिश यही करेंगे ये टाइमिंग रखें, क्योंकि उस टाइमिंग में मेरी एक और क्लास होती है, उसको मैं किसी और तरह से एडजस्ट कर लूँगा इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कितने बजे? नहीं इसमें नहीं होनी, इसमें मेरी क्लास है दोबारा 12 बजे। हाँ कोई और रूम दो, जहाँ पे मैं तो इसके ऊपर पढ़ाता हूँ ना।